जय माँ भारती। अब तक हमने प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में वाकाटक साम्राज्य तक जाना और समझा। इसके आगे एक महान और शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य है। उचित यही रहेगा कि गुप्त साम्राज्य में आपके साथ कदम रखने के पहले हम भारतवर्ष का जो इतिहास हमने अब तक जाना और समझा है उसके ऊपर एक सरसरी सी नज़र दौड़ा ली जाए। हमने इस श्रृंखला की शुरुआत 340 ईसा पूर्व में महान कहे जाने वाले सिकंदर के विश्व विजयी सपने को धूल धूसरित करने वाले, उसका मान मर्दन करने वाले महाराज पोरस से की थी। अखंड भारत का स्वप्न सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य और महाराज पोरस ने मिलकर देखा था, परंतु यह स्वप्न चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा हुआ और सम्राट अशोक के शासनकाल में खूब फला फूला और विकसित हुआ। प्रकृति का यह नियम है कि हर उत्थान के बाद पतन सुनिश्चित है। अशोक की मृत्यु के बाद धीमे धीमे जैसे चंडाशोक का खौफ खत्म होता रहा, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी। शुंग वंश के समय तक अखंड भारत जीवित तो रहा, परंतु शुंग वंश का अखंड भारत इतने बड़े भूभाग पर नहीं था जितने बड़े भूभाग पर मौर्यकालीन अखंड भारत था। शुंग साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत खंड खंड हो गया। अधीन राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और छोटे छोटे राज्यों में बंटकर शासन करने लगे। विदेशी ताकतें भी भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमाने लगी। ताकतवर राजवंशों का साम्राज्य भारत के एक बड़े भूभाग पर हुआ तो जरूर, परंतु वह मौर्यकालीन भारत या शुंगकालीन भारत के आगे कुछ भी नहीं था। सातवाहन और वाकाटक साम्राज्य उनमें से एक थे। उन्होंने भारत के दक्षिणी भूभाग पर काफी लंबे समय तक शासन किया और भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाया। एक वंश के पतन के बाद कई और राजवंशों का उदय होता है। भारत के दक्षिणी भाग में भी कई प्रतापी राजवंशों का उदय हुआ। भारतवर्ष को महान बनाने में इन राजवंशों का भी योगदान अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है, परंतु इनके राज्य छोटे थे। अपने राज्य की सीमा विस्तार के लिए ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इनमें प्रमुख राजवंश हैं पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, पांड्या, इस तरीके के और भी राजवंश हैं जिनके ऊपर आगे चलकर मैं दक्षिण भारत के इतिहास पे एक अलग से वीडियो बनाकर इन राजवंशों से आपका परिचय करवाऊंगा। शुंग साम्राज्य के पतन के बाद ही शकों ने भारत में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। सातवाहनों और वाकाटकों से इनका युद्ध लंबे समय तक चला, परंतु ये भारत में अपनी उपस्थिति इन्होंने बनाए रखी। ये कभी सिकुड़ते कभी फैलते, पूर्ण रूप से ये खत्म ना हो पाए। जबकि वाकाटक में प्रवरसेन ने इनको भारी क्षत पहुंचाई, प्रवरसेन प्रथम ने, और सातवाहनों में भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में इनका मानमर्दन हुआ, इनको बहुत नुकसान हुआ, परंतु इनकी उपस्थिति भारतवर्ष में बनी रही। हम अब पहुंच गए वाकाटक साम्राज्य के पतन पर। अब हम जरा भारतवर्ष के उत्तर की तरफ देखें तो पश्चिमोत्तर भारत में के एक बड़े भूभाग पर कुषाणों का शासन हो चुका था। कुषाण और शक में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य के हिस्से में गुप्त साम्राज्य अपने शैशव काल में था।
और बाकी पूरब के हिस्से में भी छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे राजा थे। गुप्त साम्राज्य के प्रथम राजा श्रीगुप्त थे। ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये कुड़ानों के अधीन थे। इन्होंने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ना ही इनकी अपनी सेना थी। इसके पश्चात इनके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया। वो भी राजा तो थे परंतु स्वतंत्र राजा नहीं थे। घटोत्कच के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का सबसे पहला प्रतापी शूरवीर राजा, जिसने के 319 या 320 ईस्वी ने सत्ता संभाली और 335 ईस्वी तक राज्य किया। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अपनी मिलिट्री बनाई, अपनी सेना बनाई और अगल बगल के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता हुआ राजाओं के राजा महाराजा की उपाधि धारण की। सीमाओं के विस्तार के साथ साथ उसने लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राज आज के बिहार और नेपाल के आसपास के भूभाग पर था और एक संपन्न और सशक्त राज्य था। इस विवाह से इनको दहेज में बिहार और नेपाल का एक बहुत बड़ा भूभाग मिला, जो कि इनके राज्य के विस्तार में और सहायक हुआ। यह विवाह चंद्रगुप्त के लिए बहुत ही लाभकारी था। इस विवाह से चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही शक्तिशाली बना। राज की सीमा के विस्तार को जहां तक संभव हो सका इसने किया। प्रयागराज स्तंभ पर इसका पूरा उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम यह जानता था कि सीमाओं के विस्तार के लिए राज्य की जनता का सुखी होना नितांत आवश्यक है और साथ ही एक मजबूत सैन्य बल का होना भी जरूरी है। उसने सर्वप्रथम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और साथ ही एक सशक्त सेना का निर्माण भी किया। उसने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण कराया और प्रजा की खुशहाली के लिए हर उस क्षेत्र का विकास किया जो कि खुशहाल राष्ट्र के लिए आवश्यक थे। खेती, व्यापार, शिक्षा, कला, वास्तुकला के साथ सेना के विकास और विस्तार के लिए भी उसने अभूतपूर्व कार्य किए। पत्नी कुमार देवी ने भी चंद्रगुप्त प्रथम का अभूतपूर्व साथ दिया। अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक को जीतकर उत्तरी भारत के एक बड़े भूभाग पर गुप्त वंश का परचम लहराया। शीघ्र ही विश्व के मानचित्र पर गुप्त साम्राज्य एक सशक्त साम्राज्य के रूप में चमकने लगा। इनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि भी थे। इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। अपने शासनकाल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को ख्याति के साथ साथ एक मजबूत आधार भी दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने अपने पुत्र समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया और गुप्त वंश की सत्ता समुद्रगुप्त के हाथों में सौंप दी। समुद्रगुप्त ने भारतवर्ष के विकास में, भारतवर्ष की उन्नति में और इस युग को स्वर्णिम युग बनाने में क्या क्या योगदान किए, इसके ऊपर हम आगे चलकर अगले रविवार को विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।